मेरी माँ की मौत ड्रग ओवरडोज से हो गई थी और मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा। जब मैं 10 साल की थी तो मुझे फोस्टर केयर में भेज दिया गया। सरकार ने मुझे एक फोस्टर होम में भेजा जो शहर के किनारे स्थित था। इस घर की मालकिन एक औरत थी, मोना, जिसकी उम्र लगभग 45 के आसपास थी। उसके साथ 5 बच्चे रहते थे, जिनमें मैं भी शामिल थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो अक्सर मिलने आता था। मुझे वह कभी अच्छा नहीं लगा। उसका चेहरा खुरदुरा और डरावना था। जब भी वो आता, मोना सज-धज कर तैयार होती और वे दोनों बाहर जाते। रात में देर से लौटते जब हम सब बच्चे सो चुके होते। उन बच्चों में मेरी एक ही दोस्त थी, मारिया, जो मेरी रूममेट थी। उसकी माँ ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था और एक एनजीओ ने उसे फोस्टर होम में पहुंचाया था। हर बच्चे की कोई न कोई दुखद कहानी थी। वो हमारा जन्मदिन एक ही दिन पर मनाती थी, शायद खर्च कम करने के लिए। हमारे कमरे ऊपर थे और मोना का कमरा नीचे था, जो सबसे बड़ा और सबसे सुंदर था। एक दिन मैं मारिया के साथ पिछवाड़े झूले पर खेल रही थी, जब वो गिर गई और उसके पैर में चोट लग गई। मैं दौड़कर मोना को बुलाने गई। जब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, तो मैं स्तब्ध रह गई। पूरे कमरे की दीवारों पर रंगीन फूलों और तितलियों वाले वॉलपेपर लगे थे। वो कमरा जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था। वो मारिया की मदद करने बाहर चली गई, लेकिन मैं उस कमरे में खड़ी रह गई, दीवारों को निहारती हुई। तभी अचानक मेरे कान के पास किसी औरत की धीमी सी फुसफुसाहट आई, मदद करो। मैं डर के मारे पीछे हट गई। कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। क्या यह मेरी कल्पना थी या सच में किसी ने कुछ कहा? हेलो, कोई है? मैंने डरते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मैं सामने की दीवार के पास गई और अपना कान लगाया। तुम क्या कर रही हो? मैं चौंक कर पीछे मुड़ी। मोना दरवाजे पर खड़ी थी। का कुछ नहीं, बस वॉलपेपर देख रही थी। बहुत सुंदर कमरा है आपका, जवाब दिया। ओह, शुक्रिया प्यारी। चलो, अब खाना तैयार है। मैं फौरन कमरे से बाहर आ गई। मुझे पता था उसने मुझे दीवार से कान लगाए हुए देखा था और मेरी हरकत उसे अजीब लगी होगी। समय बीतता गया। 2 बच्चे गोद ले लिए गए और अब घर में बस हम 3 बच्चे थे, मैं, मारिया और एक छोटा लड़का टोनी। एक दिन रसोई में पाइप लीक हो गया। मोना ने मार्को को बुलाया। वो आया और देखने लगा। शायद रिंच की जरूरत है, उसने कहा। बेसमेंट में हो सकता है, मोना ने जवाब दिया। बेसमेंट अंधेरा और बदबूदार था। किसी को भी अच्छा नहीं लगता था वहां जाना, लेकिन मैं तैयार हो गई। मैं बेसमेंट में गई, रिंच निकाला। तभी मेरी नज़र एक पुराने ताले लगे ट्रंक पर पड़ी। मैं उसकी ओर बढ़ी, तभी आवाज आई। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कचरा। मार्को सीढ़ियों से नीचे आ गया था। फिर ताला क्यों लगाया गया है? मैंने पूछा। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और रिंच लेकर चला गया। लेकिन उस दिन के बाद से मेरा शक और गहरा हो गया। रातों को मुझे घर में अजीब आवाजें सुनाई देती थी, किसी के फुसफुसाने की, कदमों की। लेकिन जब मैं ध्यान देती, सब कुछ गायब हो जाता। एक रात मैं उठी और नीचे झांक कर देखा, मोना और मार्को झगड़ रहे थे। मैंने कहा था ना, ये बच्ची हमें मुसीबत में डाल देगी। चुप रहो, वो बस एक बच्ची है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। उसे ट्रंक के बारे में आज पूछते देखा मैंने। हमें उसे हटाना होगा। मैं ये सुनकर डर गई। क्या ट्रंक में कुछ छिपा था? कुछ दिनों बाद मोना और मार्को बाहर गए थे। हम तीनों बच्चे टीवी देख रहे थे।
मारिया ने खेल शुरू किया, हाइड एंड सीक। मैं खोजने वाली बनी। टोनी जल्दी मिल गया, लेकिन मारिया गायब थी। मैं नीचे गई और आखिरी विकल्प था मोना का कमरा। जैसे ही मैं कमरे में गई, वहां अजीब सी केमिकल की गंध आ रही थी, जैसे अस्पतालों में होती है। वॉलपेपर को छूने पर वह गीला लग रहा था, शायद किसी स्प्रे से ढका गया था। तभी अचानक मारिया अलमारी से कूदकर मुझे डराने की कोशिश की। मैं पीछे हट गई और वो वॉल से टकरा गई। वॉलपेपर फट गया और उस फटी जगह से सैकड़ों चींटियां और मकड़ियां निकलने लगी। हम डर के मारे रोते हुए बाहर भागे। पड़ोसी मिस्टर स्टुअर्ट ने हमें देखा और अंदर दौड़े। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। जो राज खुला, उसने सबको हिला दिया। मोना और मार्को असल में कैलिफोर्निया के सीरियल किलर थे। वे 6 से 7 लोगों को मार चुके थे। पुलिस को उनके शव नहीं मिले थे, क्योंकि उन्होंने उन मृत शरीरों की खाल उतारकर उसी से दीवारों पर वॉलपेपर बना दिए थे। लेकिन वे इसमें निपुण नहीं थे, इसलिए उन दीवारों में कीड़े लग गए। वे केमिकल से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं। जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई, मार्को ने मुझे घूरते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये बच्ची हमें मुसीबत में डाल देगी। उसी रात इसे सोते हुए मार देना चाहिए था। आज जब मैं उस आवाज को याद करती हूँ, जो दीवार से आई थी, मदद करो, तो समझ में आता है कि वो शायद उन पीड़ितों में से किसी की आत्मा थी। कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं जानती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मैं उस ट्रंक में नहीं गई और ना ही दीवार का हिस्सा बनी।